हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की हमारी क्लासेस चल रही है। पहला टॉपिक हम लोग भौतिक विज्ञान का सामान्य परिचय स्टार्ट किए हैं। डेली 9 PM पे क्लास हो रही है, लाइव चलता है, आप लोग देख लीजिएगा। डेली 9 PM पे आके जुड़ा करें। ये वही टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लिया जा रहा है, जो आपके 100 रुपीज़ वाला जो टेस्ट सीरीज़ है, 100 रुपये प्रत्येक महीने का हम लोग के द्वारा लिया जा रहा है। और उसमें कंटिन्यू आपको डेली टेस्ट करवाया जाएगा। तो देख लीजिएगा, एक बार उसका डिटेल लेके जरूर देखिएगा। आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ करना, चाहे प्रयोगशाला परिचालक हो, शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट हो, व्यापम के सभी एग्जाम हो, पीएससी प्री के हो, अलग अलग आपको भटकना ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे पूरे बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जरूर जुड़िएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61, ठीक है। क्लास देखने के बाद आप लोग जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 100 रुपये केवल महीना लगता है। जितना यहाँ पढ़ते हैं उससे जितने भी व्यापम लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आपको बैच में कवर करवा रहे हैं, ठीक है। चलेगा, तो कल हम लोग ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ लिया था। कल का टॉपिक क्लास 1 में हम लोग ने कंप्लीट किया था। सामान्य परिचय देखे थे, भौतिक राशियाँ देखे थे, कितना क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, यांत्रिकी के बारे में पढ़ा था, मात्रक और विमाएँ के बारे में पढ़ा था। ये 4 टॉपिक कल हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आज हम लोग करेंगे खगोलीय दूरियों का मापन करेंगे, मात्रक और उनकी इकाई करेंगे, मापक यंत्र और किसके लिए वो प्रयोग होता है अनुप्रयोग करेंगे, आविष्कार और विस्कारक। फिर ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अभी तक बैच से नहीं जो है जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए यहाँ से आज का स्टार्ट करना है। तो कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, एक करेक्शन कर लीजिएगा। एक बच्चे ने एसएमएस किया था, तब मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो वहाँ पे माइनस लगा हुआ था। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इससे पहले क्लास में यहाँ पे माइनस लग गया था, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक था नोट्स में। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। चलेगा, देखिएगा, एक फर्मी या फेम्टो बराबर क्या होता है, 10⁻15 मीटर। पिको बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉन का कई बार पूछा गया है, 10⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर होता है, 10⁻9 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको कल का पढ़ चुके हैं। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, 1.495 इंटू 10⁻11, या फिर इसको हटा के जब हम लोग डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पे 1.5 लिख सकते हैं। 9 को हटेगा तो ये 5 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक पार्सेक बराबर होता है, ये भी कल पढ़े हम लोग, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा तो पार्सेक है, उसके बाद फिर प्रकाश वर्ष है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष को मिलाएंगे तो एक पार्सेक बनता है, ठीक है। चलेगा, आगे स्टार्ट करते हैं। पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, हर टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा ये वाला चैप्टर बोरिंग है, आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, लेकिन अंतिम तक बने रहिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि यूट्यूब में जो क्लासेस है वही आपके इंडिया लेवल पे क्लासेस है, छत्तीसगढ़ लेवल पर ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये छत्तीसगढ़ लेवल को ध्यान में रख के पूरा थ्योरी करवाया जा रहा है, और इसके क्वेश्चन आपको बैच में कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैच में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा, 100 रुपीज़ बस फीस है पूरे महीने भर का। चलेगा, आज का टॉपिक हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, खगोलीय दूरियों का मापन। जो खगोलीय दूरी रहता है पृथ्वी से यहाँ तक के मापने के लिए, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक के मापने के लिए, उसमें क्या क्या का प्रयोग होता है तो आपको सभी को पता है। सबसे पहले हमने प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा है, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, मतलब प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको याद करवाया, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 10⁻15 मीटर याद रखेंगे इसको। 9.467 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलेगा, अगला दूसरा देखते हैं, खगोलीय इकाई, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो खगोलीय दूरी किसको वो बोलते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, तो खगोलीय इकाई याद रखेंगे। यह भी दूरी का मात्रक है, तो आपको पूछ देगा निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है या नहीं, तो खगोलीय इकाई दिया रहेगा तो यह भी दूरी का है, याद रखेंगे। पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी या माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी या औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई का पूछा जाता है तो एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। अभी पढ़ें इसको, 1.5 भी बोल सकते हो, बोला डेसिमल जब इसको चेंज करेंगे 1.5 हो जाएगा,
इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक खगोलीय मात्रक। ठीक, पार्सेक कभी पढ़े हैं, बार बार वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। पार्सेक को भी पढ़े हैं, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक का मान होता है 3.26 × 10⁻16 मीटर, या फिर यही तो हमारा उसका मान होता है, तो इसको प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं, 15 होता है ना उसका। तो एक पार्सेक वाला 3.26 प्रकाश वर्ष भी इसको बोल सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। चौथा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होता है? तो सार्थक, हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्थक मान या अंक बोलते हैं। तो सार्थक क्या होता है? सार्थक मान क्या होता है? किसी भी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक के अंक की यथार्थकता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, मतलब यथार्थ एकदम फिक्स राशि का मान बात करेगा, उसको सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 4। देखिए इसमें मेन कितने अंक है टोटल यथार्थ जो आपको दिखाई दे रहा है, कितने? 4 हैं, 2 दशमलव के बाद 2 इसमें, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब इसी को अगर दशमलव वाले में देखें, जीरो वाले में 0.005307225, अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है? देखिए सामने में कितना भी जीरो लगाए उसका वैल्यू नहीं रहता, तो इसको छोड़ दिया जाता है। पीछे के जहाँ संख्या स्टार्ट होता है उसके बाद के वैल्यू की वैल्यू रहता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या यहाँ पे सामने के जीरो को छोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा सार्थक अंक में सामने के जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन पीछे जीरो लगा तो उसको गिनते हैं ना, क्योंकि वो एक 10 बढ़ा देता है एक जीरो से। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो ये हो गया आपका सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिएगा एक दो ठो कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, समांगता का सिद्धांत देखते हैं। ये क्या होता है? तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होती है। मतलब जितने भी पद आएंगे अगर उन सभी पदों का मात्रक और विमा समान है तो उसको समांगता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, ऊपर ऊपर से इसको पढ़ना है। दूसरा रेडियन, तो ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, स्टेरेडियन, रेडियन, ज्योति तीव्रता का मात्रा भी पढ़े थे, स्टेरेडियन। तो रेडियन क्या होता है? वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाता है। जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या के द्वारा, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे जो कोण, केंद्र पर जो कोण बनाता है वही रेडियन कहलाता है। ठीक है, चलेगा, कोण का मात्रक है, ये याद रखिएगा उसको। दूसरा स्टेरेडियन, घन कोण का आता है ये। ठीक है, घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ पर उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर बनाया गया स्टेरेडियन। बस इसको बस ये याद रखिएगा, ये दोनों कोण के मान के लिए यूज़ किया जाता है। आपका 2D है, वृत्त है तो आप रेडियन का यूज़ करेंगे। ठीक है, गोला है, 3D आकृति गोले है तो यहाँ स्टेरेडियन का उपयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, वृत्त का आएगा तो रेडियन, गोले का आएगा तो स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इकाई जो कल भी पढ़े हम लोग, उसको आज फिर रिवीजन करते हैं, डिटेल में एक बार देखते हैं ताकि आपका कल का रिवीजन भी हो जाए और एकदम परफेक्ट आपको याद भी हो जाए, ताकि क्वेश्चन अब कल देखने को मिलेगा तो उसमें आप लोग का बहुत अच्छे से कवर होगा। पहले देखते हैं फुट। फुट क्या होता है? FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये पढ़े थे ना फुल फॉर्म इसका। लंबाई तथा दूरी का मात्रक फुट है। 1 फुट में 12 इंच होता है, ये आपको मेन याद करना था। 1 फुट में 12 इंच होता है, या फिर 12 इंच में और कितना होता है? 30.4 सेंटीमीटर बोले थे, या फिर मीटर में 0.304 ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तीनों चीज़ को समझिए। फुट को 1 फुट बराबर इंच में 12 इंच, 1 फुट बराबर 30.4 सेंटीमीटर, या मीटर में बोलेंगे तो उसको चेंज कर देंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.304 मीटर। ठीक है, चलेगा। अब इंच का देख लेते हैं। इंच तो वही है अभी पढ़े, 1 फीट में 12 इंच, तो 1 इंच बराबर कितना होता है इसको देखना है। इंच ये भी लंबाई और दूरी का मात्रक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत आपके दैनिक जीवन में उपयोग होगा, मैं बार बार बोला हूँ तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो दैनिक जीवन में आपको उपयोग होता है थोड़ा बहुत नापने में घर में। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में कितने इंच होते हैं तो ये याद रखिएगा 39.37 इंच होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर भी बोलते हैं, या फिर 0.039 इंच होता है ना। तो
तो इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स। और जिन लोग भी नोट्स बना रहे होंगे उन लोग एक बार मेरे को बताइएगा कि मैं नोट्स बना रहा हूँ सर करके व्हाट्सअप में, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है ना हमारा, ताकि हमको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगला मात्रा देखते हैं माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, किसमें उपयोग करते हैं, तो माइक्रोमीटर को ही जो माइक्रोन कहा जाता है। 10 की घात 6 पढ़े ना, 10 की घात -6 जो म्यू से इसको दर्शाते हैं, उसी को ही माइक्रोन भी कहा जाता है, माइक्रोमीटर। याद रखेंगे इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन कहा जाता है, इसे म्यू से भी दर्शाते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन भी पढ़ चुके हैं, एंगस्ट्रॉन 10 की घात -10 होता है ना। अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है, तो ये पूछेगा आपको अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक कौन सा है, तो एंगस्ट्रॉन है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं, तो ये पूछ देगा तरंग दैर्ध्य को किस मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं, तो किसमें, एंगस्ट्रॉन से। इसको एक ऊपर ये छोटा सा बिंदु लगाकर एंगस्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, याद रखेंगे इसको। चलिएगा बैरल, जो बताया था आपको, बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं उसमें पेट्रोल डीजल को बैरल में नापते हैं, ठीक है। तो बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है, ठीक है, जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। एक्चुअल तो आपको 158.48 ऐसा कुछ था ना, ठीक है। और लगभग में इसको ले लेते हैं 159 लीटर, कल का सब पड़ा हुआ है। कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल रहता है, मापने में सामान्यतः बैरल का ही उपयोग किया जाता है। पेट्रोल डीजल को भी इसी से नापते हैं ना। अगला देखते हैं मोल। मोल का प्रयोग तो आपको पता है केमिस्ट्री में होता है ना। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों, अणु या परमाणु की संख्या, मान लो ये इतना बड़ा पदार्थ है, इसमें कितने संख्या में छोटे 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 अणु परमाणु इसके अंदर हैं, वही क्या कहलाता है, मोल, उसी को नापते हैं। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों, अणु या परमाणु की संख्या कार्बन C12 की 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है। कार्बन से तुलना करके निकालते हैं इसको, उसको क्या बोलते हैं, मोल कहलाता है। आपको ये सब नहीं समझ याद करना है, बस याद रखना है कि 1 मोल बराबर कितने होते हैं। तो मोल बराबर होते हैं, 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। इसको याद रखिएगा, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। बस यही याद रखिएगा। इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, ये पूछा गया है जो अभी हम लोग ने याद किया। या तो इसको एवोगैड्रो नियतांक बोला जाता है या एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं, तो वो आपको ये याद होने चाहिए। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना है, तो 6.023 × 10⁻23। यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिएगा अब डॉप्सन आते हैं। ये व्यापक में अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा, डॉप्सन किसकी इकाई है, कई बार ये पूछा जाता है ना, डॉप्सन से क्या नापा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। व्यापक लेवल पे क्वेश्चन बने हुए हैं, अभी अभी बने करेंट में, ठीक है। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा को मापने की इकाई है। तो एक तो यहाँ से आंसर बनेगा, गैस की जो मात्रा को मापने की इकाई डॉप्सन है। दूसरा है वायुमंडलीय ओजोन परत की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। तो ओजोन परत की जो मोटाई को नापा जाता है डॉप्सन से। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे, आपको 2 ऑप्शन में दिखेगा, या तो गैस की मात्रा नापने के लिए आपको दिखेगा, दूसरा ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। तो ये कई बार पूछा गया है, डॉप्सन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसका मात्रक है, तो ये हमेशा ऑप्शन में दिखता है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है, ये किसका इकाई है, ये प्रवाह मापने की इकाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्यूसेक निम्न में से किसकी इकाई है, गैस नापने की, ओजोन परत की मोटाई की, दूरी की, समय की, ऐसे कर देगा। तो एक ऑप्शन रहेगा प्रवाह नापने की, ठीक है। तो क्यूसेक क्या होता है, यह प्रवाह मापने की इकाई है। यह क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। क्यूसेक क्या है, तो QCU का हो जाएगा क्यूबिक फीट, और SEC का हो जाएगा सेकेंड। क्यूबिक फीट सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलेगा, तो ये इसको याद रखिएगा, नदियों को जल प्रवाह को किससे नापा जाता है या किससे व्यक्त किया जाता है, तो नदियों के जल प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। दबाव मापने का मात्रक है, बार क्या है, दबाव मापने का, दाब,
एक बार बराबर कितना होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 पास्कल होता है। अब हमको पता है कि दाब की इकाई तो पास्कल भी होता है, लेकिन ये छोटी इकाई है। अब इसकी बड़ी इकाई दाब की, तो ये दोनों याद रखिएगा। ये कई बार पिछले बार टेस्ट में डाले थे, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे थे, वहाँ पूछा गया दाब की इकाई, अब वहाँ पास्कल नहीं दिया था, बार दे दिया था, तो ये भी तो सही है ना भाई। पास्कल छोटा इकाई है, बार उसका बड़ा इकाई है, तो ये भी आता है आंसर में। ठीक है, तो इसको गलत कर दे रहे थे और दावापत्ती कर रहे थे। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा, इस लेवल से पढ़ा करें सभी को कनेक्ट करके। तो ठीक है, तो पास्कल क्या है, दाब नापने की इकाई है, और उसी को बड़ा 1,00,000 पास्कल को एक बार बोला जाता है, अथवा 100 किलो पास्कल मतलब 100 किलो पास्कल, यह वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जूल। जूल पढ़े आप लोग, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक होता है जूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्म। थर्म अगला हमारा मात्रा क्या है, थर्म। थर्म इससे क्या हम नापते हैं हम लोग, उष्मा, थर्मस नाम से ही स्पष्ट है, तो यह उष्मा का मात्रक है। इसे THM प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। तो बस यही याद रखिएगा, थर्म क्या है, उष्मा का मात्रक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं कुलाम। कुलाम क्या होता है, ये विद्युत आवेश का मात्रक है ना। कुलाम किसको नापते हैं हम लोग, विद्युत आवेश नापते हैं। चलिए वोल्ट। वोल्ट क्या है, विभवांता का नाप मात्रक है। दो विभवों के बीच की जो अंतर होता है उसको विभवांता बोलते हैं, उसको वोल्ट से नापते हैं। ठीक है, फिर अगला है ओम। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का आपको पता है, विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं, जो रुकावट लाते हैं। कोई ज़्यादा धारा जा रही है, वहाँ पे प्रतिरोध लगा देंगे तो उसको रोक देगा, तो कम मात्रा में जाएगा। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रोकना ही होता है, उसका विरोध करना, तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वाट। वाट क्या है, इस शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो शक्ति, एनर्जी, जो मेन शक्ति है। ठीक है, पावर, पावर बोलते हैं इसको, पावर। पावर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसको वाट को और क्या लिखते हैं, जूल प्रति सेकेंड के बराबर भी होता है, या फिर जूल प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं वाट की जगह। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। मेगावाट क्या होता है, ये बड़े बड़ी इकाई है, थोड़ी बड़ी इकाई है। यह विद्युत केंद्र में उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। देखते हैं ना कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। NTPC में 2998 किलोवाट, ऐसे तो अलग अलग पढ़ते हैं ना, कोरबा में है जितने भी। तो वैसे मेगावाट क्या होता है, विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। यह शक्ति मापने का मात्रक है। हॉर्स पावर क्या है, ये शक्ति मापने का मात्रक है। बड़ी यंत्रों एवं मीटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। 1 हॉर्स पावर बराबर 786 वाट, 746 वाट बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। हॉर्स पावर क्या है, तो शक्ति, पावर मापने का मात्रक है। 1 हॉर्स पावर बराबर कई जगह पूछा गया है 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा क्या होता है, ये ऊर्जा की इकाई है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जो सौर पैनल वो लगा रहता है ना। ठीक है, सौर पैनल लगा तो कितने किलोवाट का है करके लिखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगाजूल। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं मैक। ये नया है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। मैक क्या होता है, अति तीव्र चाल, एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से जो चीज़ चलती है उसको हम लोग चाल से नहीं नाप सकते। अति तीव्र चाल मापने की इकाई है मैक, मैक से नापते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। ध्वनि, अब ध्वनि की चाल को हम नाप पाते हैं क्या, बोलते साथ ही वो तुरंत पहुंच जाता है, तो मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहते हैं। देखिएगा, ध्वनि हम लोग जैसा बात कर रहे हैं, अभी मेरा आवाज़ आपको तक जा रहा है, तो ये क्या है, मैक के बराबर है। 1 मैक के बराबर स्पीड से ये चल रहा है, और मैक से भी और अधिक चाल हो गया तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहते हैं। 1 मैक तक के क्या बोलेंगे, उसको मैक ही बोलेंगे। 1 से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो सुपरसोनिक, फिर 5 तक गया तो सुपरसोनिक ही रहेगा। 5 से जैसे ही बढ़ा, 5 से बढ़ा तो वो हो जाएगा हाइपरसोनिक। ठीक है, तीव्रगामी वायुयान लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलेगा, तो ये होगा मैक के बारे में पढ़ लिए। आगे देखते हैं सोनार के बारे में। सोनार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, सोनार क्या होता है। सोनार का फुल फॉर्म पूछता है तो इसको देख लीजिएगा।
सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। यह परश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में इसका प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी किसको बोलते हैं आपको पता है, जो पानी के, मान लो ये पानी की सतह है तो इसके अंदर चलेगा। अब अंदर चलेगा तो उसको दिखाई थोड़ी देगा, इतना फास्ट स्पीड में चलता है कि जो चलाने वाला नाविक रहेगा, ठीक है, वो उसको दिख नहीं पाएगा। या अगर मान लो यहाँ पे चट्टान है, पत्थर है, तो ये क्या करता है, सुपरसोनिक परश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। परश्रव्य तरंगे पहले से ही जितना उसका डिस्टेंस रहता है कंट्रोल होने लायक, उतने पहले से ही बता देगा कि आगे चट्टान आने वाला है, तो ये ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर से फिर उसको नीचे ले जाया जाता है। तो ऐसे करके जो किसी वस्तु की स्थिति याद करने में सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये किस में लगा रहता है, तो ये जो पानी जहाज हो गया उसमें लगा रहता है, पनडुब्बियों में लगा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नॉट, ये क्या होता है, समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए। देखिए समुद्री जहाज चल रहा है, सामने कुछ वस्तु थोड़ी, उसकी स्थिति याद करने के लिए, एक्सीडेंट मत हो बचाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। अब जो जहाज चल रहा है, पनडुब्बी चल रहा है, उसकी स्पीड याद करने के लिए उसका किसका उपयोग करेंगे। जैसे मैक का उपयोग किए थे हम लोग, मैक का उपयोग करते हैं हवाई जहाज ऊपर में आसमान में जो चलता है उसको स्पीड नापने के लिए मैक का उपयोग किए थे। लेकिन समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए हम लोग इसका नॉट का उपयोग करते हैं। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है, ठीक है, चलेगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रडार, सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं छोटा छोटा, आपको बस अंतिम तक बने रहिए, सुनते जाइए, क्वेश्चन आपको देखोगे तो ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रडार क्या होता है, तो रडार का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जैसे दुश्मनों से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, बॉर्डरों में उपयोग किया जाता है। बॉर्डर में रडार लगा देते हैं, अगर कोई भी उसमें लड़ाकू विमान आता है तो वो सिग्नल दे देता है, फिर उसको मिसाइल से उड़वा देते हैं, वही होता है रडार, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं। एक या सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में कार्य करता है। मान लो यहाँ पे रडार लगा दिए, अब इसका क्षेत्र रहेगा इतना किलोमीटर में फैला। अब यहाँ पे जैसे ही कोई भी दुश्मनों का हवाई जहाज कुछ भी आएगा, तुरंत ये संकेत देगा, फिर यहाँ से फटाक से रॉकेट छोड़ के उसको उड़वा दिया जाता है, ये होता है रडार। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। रडार का आविष्कार R.A. वाटसन ने 1919 में किया था, याद रखेंगे इसको। रडार का आविष्कार R.A. वाटसन ने 1919 में किया था, तो ये कई बार पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद कर दीजिएगा। रडार का आविष्कार किसने किया है, वाटसन ने किया है 1919 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं रिक्टर स्केल क्या होता है। 21 पढ़ लिए हम लोग, 21 मात्रकों के बारे में पढ़ लिए ना। आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो रहेगा, पूरा दिन तक देखिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा। अभी आप थोड़ा सा क्लास को देखने की आदत बनाइए ताकि आपका तैयारी कंटिन्यू चलते रहे। रिक्टर स्केल क्या होता है, भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई। जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को हम लोग रिक्टर स्केल द्वारा नापते हैं। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ इससे जो जितना भी व्यापक लेवल पर क्वेश्चन बन सकते सभी आपको बैच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयारी करके आइएगा, क्लास देखने के बाद टेस्ट जरूर दिलाइएगा। 100 रुपये वाला जो हमारा बैच है उसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक नहीं ज्वाइन किए नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61, 75 83 86 44 61 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल ले लीजिएगा और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 100 रुपये कोई बहुत राशि नहीं है, पूरे महीने भर की तैयारी है पूरा, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं। रिक्टर स्केल तो भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई है। अब देख लेते हैं आगे द्रव्यमान के और क्या क्या मात्रक है जो नए हैं। एक औंस होता है, एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, याद रखेंगे 28.35 ग्राम होता है एक औंस बराबर। पाउंड, पाउंड का उपयोग आपको पता है विदेशों में होता है। एक पाउंड बराबर क्या होता है 16 औंस, या फिर होता है 453.52 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर आपको पता है 1000 ग्राम होता है। पाउंड में बोलेंगे तो 2.2 पाउंड होता है। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम, इसको याद रखिएगा। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। सारी चीज़ों को आपको लिख के नोट्स बना के याद करना है, ठीक है। रोज क्लास के साथ ही साथ नोट्स बना लिया करें, क्लास होने के बाद फिर से इसको प्ले करके पॉज कर करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूरी के अन्य मात्रक देखते हैं, तो ये भी कल पढ़े हुए थे, उसको और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 मील बराबर क्या होता है, तो आपको पता है 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1.6093 किलोमीटर।
एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, तो ये पढ़े थे 1852 मीटर। कल का जितना पढ़ा वो सब रिवीजन भी करवा रहा हूँ ना, एक ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो पुराना पढ़े उसको भी रिवीजन करिए, नई जानकारी को भी साथ में लेके चलना है। तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर या फिर 1.8 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये तीनों चीज़ों मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दूरी के मात्रक है, बार बार कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसीलिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिएगा अब समय का देख लेते हैं, समय का मात्रक क्या क्या है। चलिए अब समय की जो अन्य मात्रक है उसको भी देख लेते हैं। तो समय के लिए हम लोग जो बड़ा बड़ा मात्रा है उसको देखते हैं ना। एक चंद्रमास मतलब होता है 4 सप्ताह या 28 दिन लगभग होता है। 100 मास मतलब 30 दिन होता है या 31 दिन। फरवरी में 28 या 29 दिन होता है, मतलब एक महीने का होता है 100 मास मतलब। एक लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन रहता है और वर्ष में टोटल 366 दिन होता है, ठीक है। एक लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है। और एक चंद्र मास मतलब 4 सप्ताह या 28 दिन, ठीक। तो ये समय के 3 बड़े मात्रक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के बारे में आप सभी जानते होंगे, वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र है। बैरोमीटर क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। इसमें अलग अलग द्रव जैसे जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है क्योंकि पारे का आयतन प्रसार गुणांक कम होता है। जो पारा होता है उसका आयतन प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है जो मापक यंत्र है और उसका क्या क्या उपयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कवर करेंगे। तो एक तरफ आपको मापक यंत्र दिखाई दे रहा होगा, दूसरी तरफ आपका अनुप्रयोग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा फटाफट रिविजन करते हैं। कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ जो मापक यंत्र उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो पौधों में वृद्धि मापने के लिए। याद रखेंगे, कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने में। स्पेक्ट्रोमीटर इसके प्रकाश की तीव्रता मापने में, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में। लक्स मीटर इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश की चमक मापने में। लैक्टोमीटर इसका उपयोग किया जाता है दूध का सापेक्ष घनत्व नापने के लिए। तो लैक्टोमीटर देखो, लैक्टोबैसिलस उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो दूध का जो सापेक्ष घनत्व या शुद्धता मापने के लिए। तो ये कई बार ये क्वेश्चन आता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का। फिर आता है हाइड्रोमीटर। ये तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो तरल पदार्थों का जो घनत्व नापना है तो हाइड्रोमीटर के द्वारा नापते हैं हम लोग। मैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग होता है गैस का दाब मापने के लिए, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। फिर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए। गैल्वेनोमीटर के द्वारा ये चेक किया जाता है कि जो तार है उसमें विद्युत धारा बह रही है कि नहीं, विद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर याद रखेंगे। आगे देखते हैं अमीटर। अमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। एनीमोमीटर। एनीमो मतलब एयर, एयर मतलब वायु, वायु की गति मापने के लिए। तो ये कई बार क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है, स्टार लगा लीजिएगा। एनीमोमीटर इसका उपयोग वायु गति मापने में होता है। फिर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसका उपयोग होता है विभवांतर मापने में, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे सिस्मोग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिस्मोग्राफ कई बार पूछा गया है, भूकंप की जो तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो ताप मापने में करते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। फिर पायरोमीटर। पायरोमीटर भी बोलते हैं इसको। पायरोमीटर का उपयोग होता है उच्च ताप मापने में। जैसे देखिए कम ताप है, मनुष्य का टेम्परेचर है या किसी जीव जंतु टेम्परेचर, तो थर्मामीटर से नाप लेते। लेकिन बहुत ज़्यादा ताप है वहाँ तो हम लोग अगर थर्मामीटर को डालेंगे तो वही गल जाएगा, कांच को ही गला देगा। जैसे लोहे की भट्टी हो गया, लोहे कितना तप्त है उसको नापना है, क्योंकि लोहा गलने कब स्टार्ट हो, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप, तो उसके लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। उच्च ताप मापने में इसे विकिरण तापमापी भी कहते थे। ये भी पूछा जाता है विकिरण तापमापी किसे कहते हैं, तो जो पायरोमीटर है उसी को ही विकिरण तापमापी कहते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैरेट मीटर। ये कैरेट मतलब पता है ना आपको, सोना को कैरेट में नापते हैं, तो स्वर्ण की शुद्धता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो कैरेट मीटर का उपयोग होता है स्वर्ण की शुद्धता, सोने की शुद्धता कैरेट में नापते हैं ना, ठीक है। फिर है टेथोस्कोप। ये हृदय की ध्वनि सुनने में उपयोग किया जाता है। टेथोस्कोप डॉक्टर लोग जो लटकाए रहते हैं उसी को बोलते हैं टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने में इसका उपयोग होता है।
आगे देखते हैं स्फेग्नोमीटर, ये रक्तचाप मापने में इसका उपयोग होता है। जो बीपी नापते हैं, बीपी का जो मशीन आता है उसी को ही बोला जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। फिर अगला टैकोमीटर, इसको मापने के रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम मापने के लिए होता है। जैसे पंखा में चलता है ना राउंड पर मिनट, जैसे पंखा चलता है तो आप लोग पंखा खरीदते हैं तो वो देखते हो कि 400 राउंड पर मिनट का है कि 1000 राउंड पर मिनट का है, तो उसी से नापते हैं। टैकोमीटर के द्वारा उसको नापा जाता है, राउंड पर मिनट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पाइहरे हिलोमीटर, देख लीजिएगा बहुत बड़ा शब्द है पाइरहेलियोमीटर। ये सौर की विकिरण मापने के लिए, सूर्य से जो विकिरण आ रहे हैं ना उसको नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है फोनोमीटर। फोनोमीटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो फोन मतलब फोन, फोन में हम लोग बात करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फोन से ही आ जाएगा ध्वनि, ठीक है। चलिए अगला है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ये सूर्य की फोटोग्राफी में होता है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ देखिए आप लोग हृदय की गति नापने के लिए, जो ऐसे 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 चलते रहते हैं ना, जो हॉस्पिटल में आप लोग देखते होंगे कार्डियोग्राफ, ठीक है। जो ऐसे ऊपर नीचे ऐसा होते रहता है, पिक्चर विक्चर में नाटक में दिखाता है, फिर जीरो हो जाता है, आदमी चले जाता है ऊपर, तो उसी में होता है कार्डियोग्राफ, हृदय की गति मापने में उसका उपयोग होता है। फिर अगला है पॉलीग्राफ, ये झूठ का पता लगाने के लिए होता है। जैसे कोई लोग झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आदमी वो मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसका पता कैसे लगाएंगे, वो बोल रहा है कि मैंने बोला ही नहीं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ये कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही इसका ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस को जब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग करती है तो पहले कोर्ट से उनको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें मनुष्य के थोड़ा सा खतरा रहता है जान को, ठीक है। फिर अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग होता है तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बोलोमीटर, तो इसको देख लीजिएगा, तापमान में परिवर्तन की माप, जो तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ऊष्मीय हो चाहे विद्युत चुंबकीय हो, इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और है जो इम्पोर्टेंट, वही को हम लोग कर रहे हैं। चलिए अगला है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर ये विमानों की ऊंचाई मापने के लिए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कितने मीटर ऊंचाई पर है, कितने उड़ रहा है विमान, तो अब नीचे से टेप लेके नापने थोड़ी जाएंगे, तो एक ऐसा एक मीटर होता है अल्टीमीटर बोला जाता है, वो बता देता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। और इसी के जरिए पता लगाया जाता है कि कितने ऊंचाई पर लैंडिंग होगा, कहाँ पर लैंडिंग आएगा परफेक्ट करके, ठीक है। अगला है आइडोमीटर। आइडोमीटर किसको बोलते हैं, तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, आइडो से ही पता चला, आइडो है मतलब ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए आइडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है एयरोमीटर। वायु और गैस के घनत्व को मापने के लिए एयरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते जाएंगे, नोट करेंगे इसको तभी आपका याद होगा, नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स। एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का प्रयोग किस में होता है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने में होता है। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उसकी तीव्रता को मापने, कितनी स्पीड से वो चल रही है, ठीक है, घूम रही है, तो ये एक्टिनोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। चलिए आगे देखेंगे एक्यूम्यूलेटर। ये क्या होता है एक्यूम्यूलेटर, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल या बैटरी को बोला जाता है एक्यूम्यूलेटर, ठीक है। आइडियोफोन इसे लोग सुनने के में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। जो बहरे होते हैं देखिए आप लोग, ईयरबड्स टाइप का लगाए रहते हैं, उसी को बोला जाता है आइडियोफोन। जिनको कम सुनाई देता है उनको आइडियोफोन लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापन और सतह इसका ग्राफ बनाने में, तो ये कई बार पढ़ चुके हैं। बैरोग्राफ उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर ये भी वही चीज़ है, बैरोमीटर का भी वायु के दाब को मापने के लिए काम आता है। बाइनोक्यूलर ये है मेन, इसमें बाइनोक्यूलर से हम लोग जो ऊपर तारे हो गए इन सबको देखने का काम आता है। दूर की वस्तुओं देखने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैलिपर्स। इसका प्रयोग आप लोग 11वीं 12वीं में जो प्रैक्टिकल करते थे उसमें किए होंगे। कैलिपर्स का उपयोग ये बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की व्यास और वस्तु की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है कैलिपर्स का, ठीक है। कार्बोरेटर ये देखे होंगे, गाड़ी वाड़ी अगर आप चलाते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसमें कार्बोरेटर लगा होता है, ठीक है। जो क्या करता है, ये अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाता है। पेट्रोल को अगर जलना है, गाड़ी आपका चलाना है, तो बिना हवा के नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बिना एयर के आग नहीं लगता, आपको पता है ना। अगर आप जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे आप माचिस मार लो, पेट्रोल छीन लो, कुछ भी कर लो, आग ही नहीं लगेगा,
ठीक है। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो पेट्रोल में ऑक्सीजन का मिलाने का काम कौन करता है? कार्बोरेटर। इसीलिए इसको बार बार कम से कम 6-6 महीने साल भर में कार्बोरेटर को अपने बाइक का साफ करवाते रहना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा पेट्रोल ज़्यादा एवरेज देता है गाड़ी, ठीक है, क्योंकि अच्छे से जो पेट्रोल है उसका पूर्ण दहन होता है, तो जो पेट्रोल है उसका एक एक बूंद का उपयोग होता है अच्छे से, इसीलिए कार्बोरेटर को बीच बीच में साफ करवाते रहा करें। अगला देखते हैं सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? तो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, जो आजकल इसी का नया रूप क्या आ गया है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर बोलते हैं ना, वही है सिनेमेटोग्राफ, जो छोटे छोटे फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर दिखाते हैं, ठीक है। अगला है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये क्या होता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए, ठीक है, कोई परिपथ में विद्युत धारा चल रहा है, उसका अगर दिशा चेंज करना है तो कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। अगला है साइटोट्रॉन। ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न कराने के लिए, जैसे फिल्मों में होता है, या कहीं कोई समस्या है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं अम्ल वर्षा, तो जो कृत्रिम रूप से मौसम उत्पन्न कराते हैं उसको साइटोट्रॉन कहा जाता है। अगला है डायनोमीटर, ठीक है, डायनोमीटर ये क्या होता है? विद्युत शक्ति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं डिक्टाफोन। ये कई बार व्यापक में पूछा गया है, डिक्टाफोन क्या होता है? डिक्टाफोन करके तो अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए, संदेश को रिकॉर्ड करने के लिए डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है पहले ज़माने में, ठीक है। आगे देखते हैं गाइगर मुलर काउंटर। ये क्या होता है? गाइगर मुलर काउंटर कौन सा यंत्र है भाई? इससे क्या करते हैं? तो इससे क्या करते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना करते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव जो मशीन है उससे कितने विकिरण निकल रही, इसको गाइगर मुलर काउंटर से नापते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। आगे देखते हैं ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर क्या होता है? कि पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने में। अब आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक ढक्कन तेल डाल दीजिए, तो उसको अगर वहाँ पे गैल्वीमीटर को डालेंगे तो बता देगा कि यहाँ पे तेल गिरा हुआ है, ठीक है, कितना मात्रा में यहाँ पे तेल है, क्या है करके उसके बारे में जानकारी देता है। तो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है? तो जो घूमता है, कोई भी घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने में, जैसे पंखा हो गया, कोई टायर के ट्रेन के चक्के हो गया, वो घूम रहा है स्पीड में, अब उसका गति ज्ञात करना है, तो घूम रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो गायरोस्कोप का द्वारा उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या होता है? तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन का जो पानी है उसके अंदर ध्वनि तरंगों की गणना, पानी में हम लोग जाके बात करते तो सुनाई देता है कि आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, पानी का डूबिएगा, 2 लोग डूबिएगा और बात करिएगा, सुनाई देता है कि नहीं? तो उसमें अगर ध्वनि की तरंगों की गणना करना है तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोन मतलब जो बात करने का, तो ध्वनि तरंगों को जो काउंट करेगा, गणना करेगा पानी के सतह के अंदर, उसको हाइड्रोफोन बोला जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोस्कोप क्या होता है? हाइड्रोफोन था, हाइड्रोस्कोप है। हाइड्रोस्कोप आ जाएगा मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने के लिए। जो आर्द्रता रहता है, नमी है, शुष्क है, तो आर्द्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए हाइड्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला हमारा पाइरोमीटर, ठीक है, देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन इसका, सोलर रेडिएशन मापने में, ठीक है, उतना उपयोगी नहीं है। अगला कीमोग्राफ। कीमोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कीमोग्राफ का प्रयोग रक्तचाप, बीपी ब्लड प्रेशर, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट आदि शारीरिक गतियों को, कारकों को परिवर्तन का ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, जो ग्राफ बनता है ना उसमें भी कीमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए मैक मीटर क्या होता है? तो मैक मीटर किसको बोलते हैं? तो वायु की गति व ध्वनि की गति के पदों को मापने में, वायु को कितनी गति है, ध्वनि की कितनी गति है, इन दोनों को पदों को मापने के लिए मैक मीटर का उपयोग किया जाता है। पहले भी पढ़े इसको, ठीक है, मैक, ठीक है, जो जैसे हेलीकॉप्टर होगा, हवाई जहाज हो गया, कितनी गति से चल रहा है, वायु की गति से भगता है ना, बहुत ज़्यादा गति, तो मैक मीटर से उसको नापते हैं, ठीक है। रिंगल मैन स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। रिंगल मैन स्केल, इससे क्या नापते हैं? तो कुएं के घनत्व को मापते हैं, धुएं के ना, धुआं, कुआं नहीं, धुआं, जो धुआं का घनत्व, धुआं हम लोग देखते हैं तो कितना घनत्व में फैला हुआ है, कितना उसकी डेंसिटी है, इसको नापने के लिए, धुएं के घनत्व को मापने के लिए रिंगल मैन स्केल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकत्व मापी। चुंबकत्व मापी के द्वारा क्या मापते हैं? विभिन्न जो चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने में, ठीक है। चलिए माइक्रोफोन के द्वारा क्या करते हैं? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन, माइक्रो है मतलब जो मोबाइल में जो लगा होता है ना,
हम लोग जो बात को लेता है, फिर सामने एक स्पीकर होता है, एक माइक्रोफोन होता है, ठीक है, माइक भी बोलते हैं जिसको माइक। तो माइक्रोफोन है तो क्या कहता है, हमारे ध्वनि तरंगों को लेता है, उसको विद्युत तरंगों में बदल देता है, ठीक है। चलिए ओडोमीटर, ओडोमीटर का प्रयोग ये आप लोग देखते होंगे बाइक में जो लगा रहता है, किलोमीटर दिखाता है कितना स्पीड चला है, 40 60 ऐसे कांटा दिखाते जाता है, उसी को बोलते हैं ओडोमीटर। मोटर गाड़ी की गति को याद करने में इसका प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चक्कर को मापता है, चक्का का टायर जितना घूमते जाता है उसी हिसाब से किलोमीटर बताते जाता है, स्पीड बताते जाता है, स्पीडोमीटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ओडोमापी जो किलोमीटर को काउंट कर करके देते जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आविष्कार व आविष्कारक, ठीक है, चलेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जे.एल. बेयर्ड ने किया, कई बार ये पूछा गया है, याद रखिएगा। विद्युत चालक, तो विद्युत चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, ठीक है। कॉस्मिक रेंज, ये R.A. मिलिकॉन के द्वारा खोजा गया है। स्पेक्ट्रोस्कोप बुनसेन के द्वारा खोजा गया, इंपॉर्टेंट है, जो स्टार लगा रहा हूँ उसको अच्छे से कीजिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोप बुनसेन। हाइड्रोजन पानी की संरचना कैवेंडिश ने दिया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है, कई बार पूछा गया है, शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है, ठीक है। विकास का सिद्धांत किसने, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आइंस्टाइन ने दिया है, ठीक है। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसने दिया है, तो फ़ारेनहाइट ने दिया, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। क्वांटम थ्योरी किसने दिया है, तो मैक्स प्लॉन्क ने दिया है, जर्मन के निवासी थे मैक्स प्लॉन्क, उसने क्वांटम थ्योरी दिया है। ये बस सुनते जाइए, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर याद हो जाएगा क्वेश्चन में। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हर्ट्ज। फिल्म तथा फोटोग्राफी का सम्मान ये कोडक ने, और कोडक का भी आता है ना, फोटो वाला जो पेज आता है ना जिसको प्रिंट करते हैं, कोडक कंपनी का आता है, तो ये कोडक ने ही खोजा है, ठीक है। उसका सामान बनाती है, ठीक है, सामान बनाए ना, जो फिल्म और फोटोग्राफी जो सामान कौन बनाया है, कोडक कंपनी बनाता है, ठीक है। रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी ये जी मार्कोनी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने, ठीक है। विकिरण का दबाव पर प्रभाव ये मेघनाथ शाह ने किया है। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम ये दोनों चीज़ें किसने दिया है, तो न्यूटन ने दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया है और गति के नियम भी इन्होंने दिया है। यूरेनियम का विखंडन ओटो हॉर्न के द्वारा दिया गया है। सेल्यूलाइड ये हार्ट बोला जाता है। कंडीश्ड रिफ्लेक्स ये पावलाव के द्वारा दिया गया है, ठीक है। वो कंडीशन वाला है जो बाल विकास में पढ़ते हैं, वही पावलाव है ना, ठीक है। कंडीशन थ्योरी जो दिया है ना, कंडीशनल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रमन इफेक्ट सभी को पता होगा, रमन इफेक्ट या इसको और क्या बोला जाता है, एक और बोलते हैं थ्योरी ऑफ क्रिस्टल्स, ये दोनों चीज़ें किसने दिया है, तो CV रमन ने दिया है। अगला देखते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण उनका संबंध, ताप से संबंध, ये किसने दिया, रोनाल्ड ने दिया है। फिर एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने किया है, कई बार पूछा गया एक्स किरणों की खोज किसने किया है, रोंटजन ने, WC रोंटजन, जर्मनी के थे ना। फिर आगे लोकोमोटिव इंजन, जो ट्रेन में चलता है ना, ट्रेन वाला देखे होंगे इंजन, उसी को बोला जाता है लोकोमोटिव इंजन, स्टीवेंसन ने इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं, फिर ये आपके इंपॉर्टेंट मोटर कार या ऑटोमोबाइल, इसकी खोज किसने किया है, तो हाइमर लेयर, ठीक है। फिर टेलीफोन का देखते हैं, टेलीफोन का ग्राहम बेल है, माइक्रोफोन का भी ग्राहम बेल है, ये दोनों का ग्राहम बेल है, ठीक है। चलिए आगे देखते जाते हैं, कैमरा और लेंस। कैमरा में देखिए कैमरा होता है, उसमें लेंस लगाते हैं, अगर ज़्यादा जूम करना है तो लेंस चेंज करना पड़ता है, तो जीन्स ने उसकी खोज की है। यूरेनियम की रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है, हेनरी बैक्यूलर ने। अंतरिक्ष की उड़ान ब्राउल या बर्नर वॉन ने। नायलॉन की खोज कारोथस ने, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट उसको बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे दिया है। ये पूछता है डायनामाइट की खोज किसने किया है, अल्फ्रेड नोबल ने किया है, ठीक है। चलिए फिर अगला आया हुआ क्वेश्चन है, गन पाउडर की खोज किसने किया है, रोजर बेकर ने किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। विद्युत सेल की खोज किसने, वोल्टा ने किया है, ठीक है। हेलीकॉप्टर की खोज किसने किया है, ब्रैकेट ने किया है, ब्रैकेट याद रखेंगे, हेलीकॉप्टर की खोज ब्रैकेट ने किया है, ठीक है। छापने की कला का आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था, छापने की कला गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस, ये भी कई बार पूछा गया है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कैक्सटन ने किया है, ठीक है। चलिए गैस इंजन डेमनर, ठीक है। चलिएगा और तो कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, देख लेते हैं। हाँ, रबर टायर वाले जो रबड़ आते हैं, ठीक है, रबड़ के जो टायर आते हैं उसका खोज थॉमस कॉर्क ने किया है, ठीक है। टेलीस्कोप का पूछा गया है, टेलीस्कोप का है हेंस लीवर्स से, ठीक। सिलाई मशीन का भी पूछा जाता है, हाइजन हो। भाप इंजन जेम्स वाट,
चलिएगा इतना ही है। कैलकुलेटर का है आपका पास्कल, याद रखेंगे कैलकुलेटर पास्कल। टाइपराइटर का भी याद रख लीजिएगा सोल्ज, टाइपराइटर की खोज सोल्ज ने किया है, ठीक है। एरोप्लेन का पूछा है कई बार, तो राइट ब्रदर्स जो दो भाई थे उन्होंने एरोप्लेन की खोज की थी, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आप हमारे जो 100 रुपीज़ वाला टारगेट टेस्ट सीरीज बैच है उससे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितना भी थ्योरी पढ़े जब तक इसके क्वेश्चन आप CGPSC प्री के लेवल पे, व्यापम लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रयोगशाला परिचालक लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे, तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर शानदार तरीके से हो, एक रणनीति के तहत हो, एक अलग दिशा मिले, तो आप केवल मात्र 100 रुपये प्रति महीना है, पूरे महीने भर का डेली चलने वाला टेस्ट है, केवल 100 रुपये आपसे लिया जाता है। टाइपिंग का जो फीस है वही आपसे लिया जा रहा है, तो इससे जरूर जुड़िएगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पहला टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिएगा। सप्ताह का टाइम टेबल भी आपको मिल चुका है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 75 83 86 44 61। इसमें व्हाट्सएप में मैसेज करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग और सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके बैच में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा शेयर कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। चलिए शेयर कर दीजिएगा इसको जाते जाते।